और मैं बता दूं कि लिखावट एक लंबे समय से साहित्य और विचार के उन्नयन के लिए विशेष तौर से कविता के विकास के लिए लगातार सक्रिय है, निरंतर काम कर रही है। अ, इस संस्था का आरंभ रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल, मिथिलेश श्रीवास्तव जैसे त्रयी की पहल से इस संस्था का आरंभ हुआ। और कविता में जो उसकी जो धारा है, जो उसकी परंपरा है, उसमें जो प्रगतिशील और प्रतिरोध की चेतना है, उसको कैसे सामने ले आया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह उसकी चिंता में है। और कविता को कैसे दूर तक लोगों तक पहुंचाया जाए, अच्छी कविताओं की तलाश हो और उसे उसके पाठकों से उसे रूबरू कराया जाए, उसका परिचय हो, यह हमारी चिंता में, लिखावट की चिंता में है। और मिथिलेश श्रीवास्तव जी, उन्हीं की पहल पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और उसी के तहत आज हम चंद्रेश्वर जी से उनका व्याख्यान सुनेंगे। विषय है नक्सलवाड़ी किसान आंदोलन और हिंदी में प्रतिरोध की कविता, हिंदी कविता में प्रतिरोध की चेतना, प्रतिरोध। चंद्रेश्वर जी का बहुत परिचय देने की जरूरत नहीं है। वे हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि और आलोचक हैं और करीब 4 दशक से अधिक समय से साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, रचना और विचार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपका योगदान है। भले ही आज वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश में MLKCG कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी जमीन भोजपुर की जमीन है। और भोजपुर जो किसान आंदोलन, स्वाधीनता के आंदोलन के साथ साहित्य और संस्कृति की भी एक सशक्त जमीन रही है और उन्हें बनाने में, उन्हें गढ़ने में भोजपुर की भी बड़ी भूमिका रही है। 30 मार्च 1960 को बक्सर, बिहार के बक्सर जनपद के एक गांव आशा पड़री में आपका जन्म हुआ। आपके अब तक 3 कविता संग्रह आ चुके हैं। 2010 में अब भी पहला कविता संग्रह आया और जिसका लोकार्पण लखनऊ में हुआ और वह लोकार्पण प्रोफेसर मैनेजर पांडे और नरेश सक्सेना जैसे लोगों के द्वारा किया गया था। उसकी दूसरी आवृत्ति अभी हाल में रश्मि प्रकाशन से उसका दूसरा संस्करण आया है। आपका दूसरा संग्रह 2017 में आया, सामने से मेरे, और इसका भी लोकार्पण लखनऊ में हुआ, जिसमें आशुतोष कुमार और भी तमाम ऐसे साथी, रमेश दीक्षित, नरेश सक्सेना, वंदना मिश्र, तमाम लोग शामिल हुए। अभी हाल में आपका एक नया कविता संग्रह आया है जो है डुमराव नजर आएगा। यह उनका नया कविता संग्रह है जो काफी, इसकी चर्चा भी है। आपने भारत में जन नाट्य आंदोलन को लेकर के भी आपकी किताब है जो 1994 में आई। 1998 में इप्टा आंदोलन कुछ साक्षात्कार नाम से एक मोनोग्राफ भी कथ्य रूप में प्रकाशित हुआ था। आप की एक गद्य कृति भी आई है जो भोजपुरी में है, हमार गांव के नाम से वो है, वो यह हमार गांव नाम से यह कृति है। और इन दिनों रचना के क्षेत्र में, मतलब कविता और गद्य दोनों क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और कई
संग्रह आने वाले हैं। मैं समझता हूँ नमस्कार। कि चंद्रेश्वर जी का एक संक्षिप्त परिचय है और हम उनसे आज नक्सलवादी आंदोलन और हिंदी कविता में प्रतिरोध की चेतना, इस पर आपसे सुनेंगे, आपके विचार सुनेंगे। और इस तरह से प्रतिरोध की कविता की जो धारा वर्तमान में है और जिसकी जिसकी अपनी एक परंपरा है, एक धारावाहिकता है, एक ऐतिहासिकता है, इस संदर्भ पर हम आपके विचार सुनेंगे। तो मैं चंद्रेश्वर जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं लिखावट का और मिथिलेश श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमको ये मौका मिला उनके माध्यम पर अपने लेख को प्रस्तुत करने के लिए। और मुझे खुशी है कि आप दोनों ही अपने अपने दौर के महत्वपूर्ण कवि भी हैं और लगातार सक्रिय हैं कविता, साहित्य और संस्कृति को लेकर के। लिखावट के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और उसकी सक्रियताओं से मैं वाकिफ रहा हूँ। जब मिथिलेश जी से मेरा संपर्क हुआ इस लेख के वाचन के लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस लेख को मैंने लखनऊ में दशम के कार्यक्रम में पढ़ा भी था तो, और इसको मैंने एक दो बार रीराइट करने की कोशिश भी की है। फिर भी संभव है कि बहुत सारी बातें छूट गई हों और वो एक लेख में संभव भी नहीं है। बहरहाल जो लिखा हुआ है लेख मेरा नक्सलवाड़ी आंदोलन और हिंदी कविता में प्रतिरोध की धारा, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत से लोग सामान्य लोग पूछते रहते हैं नक्सलवाड़ी क्या है। बहुत से लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि वो एक गांव का नाम है, जगह का नाम है। तो इस लिहाज से भी उन सब चीजों को पुनः पुनः याद करने की बात है। तो मैं पढ़ रहा हूँ जी। नक्सलवाड़ी एक गांव का नाम है। यह गांव पश्चिम बंगाल के तराई अंचल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी अनुमंडल में अवस्थित है। इसी गांव से सन 1967 के बसंत में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों का सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ था। इस सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया था चारू मजुमदार ने। इसी को दुनिया नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जानती है। उन दिनों चारू मजुमदार सन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर नई बनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थानीय जिला इकाई के सचिव थे। इस आंदोलन के मूल में भूमि की समस्या थी। गरीब खेतिहर मजदूर और किसान जमींदारों और धनी किसानों से जमीन लेकर बटाई पर खेती करते थे या उनके खेतों में चाय बागानों में काम करते थे। यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी। यह आंदोलन सहसा पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे गरीब बटाईदार किसानों का लंबे समय से हो रहा उत्पीड़न, दमन और शोषण था। सामंत और जमींदार उनकी स्त्रियों या बहू बेटियों के साथ गलत और बुरा व्यवहार करते थे। इस आंदोलन की जड़ें बंगाल के नवजागरण और औपनिवेशिकता के
अंतर विरोधों से भी गहरे जुड़ी थी। सन 1967 के इस आंदोलन का मिजाज सन 1957 के सशस्त्र सिपाही विद्रोह से भी मिलता जुलता है। यानी नक्सलवादी आंदोलन को एक इतिहास की धारा में सातत्य में भी देखा जाना चाहिए। बहरहाल सन 1967 में पैदा हुए नक्सल आंदोलन ने न सिर्फ हिंदी कविता को बल्कि भारतीय भाषाओं में लिखी जा रही कविताओं और साहित्य की अन्य विधाओं को भी गहरे प्रभावित किया। इसने साहित्य को प्रतिरोध की चेतना और परंपरा से नए सिरे से जोड़ने का काम किया। सन 60 तक आते आते हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य आंदोलन का स्वर मध्यम पड़ गया था। जो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और जो एक धारा चली थी वो कमजोर पड़ गई थी। सन 1936 में बना प्रगतिशील वित्त और चमक खो रहा था। संगठन का नेतृत्व बहुत शिथिल पड़ गया था, विशेषकर हिंदी कविता में अग्नि के नेतृत्व में चल रहे प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलन में 3 सप्तकों के प्रकाशन के बाद एक ठहराव सा आ गया था। नई कविता का बहुलांश जीवन यथार्थ और सामाजिक चेतना से अलग दिख रहा था। नई कवितावादियों ने भी अपनी शिल्प संरचना में कई तरह की रूढ़ियां विकसित कर दी थी। उस दौर की नई कविता में वैयक्तिक चेतना के स्वर की प्रधानता थी। नई कविता के भीतर की जो मुख्य धारा थी वह आधुनिकतावादियों की थी। आधुनिकतावादी ही नई कविता का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी कविताओं में घुटन, संत्रास, अकेलापन, अजनबीपन और आत्मनिर्वासन की मिथ्या और नकली स्थितियां छाई हुई थी। यह उन पर पश्चिम के जीवन और वहां की सामाजिक स्थितियों का प्रभाव था। जो प्रगतिशील धारा की कविता थी वह हाशिए पर थी। नई कविता के भीतर प्रगतिशील और जनवादी चेतना के रास्ते की खोज के लिए अकेले मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष कर रहे थे। 60 के दशक के शुरू होते होते जब नई कविता बुरी तरह से रूढ़ियों में जकड़ने लगी और बिंबों या प्रतीकों के दुर्वह बोझ से कराहने लगी, तो उसकी प्रतिक्रिया में नई पीढ़ी के कवियों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर कविता के आंदोलन चलाए और सपाट बयानी का शिल्प सामने आया। इन आंदोलनों में भी कई आंदोलन वैयक्तिक चेतना से ही संपृक्त हो थे, तो कुछ नए सिरे से प्रगतिशीलता या जनवाद की धारा की प्रतिरोधी जमीन तैयार कर रहे थे। और कविता में भी 2 तरह की धाराएं थीं, भूखी पीढ़ी, नंगी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, क्रुद्ध पीढ़ी के साथ साथ युष्टावादी कविता का आंदोलन भी चला। इसके अगुआ कवि थे फैजाबाद के कवि शरद श्री राम सिंह, जो कोलकाता में रहते थे। सन 60 के बाद साहित्य, समाज और राष्ट्र के लिए हलचलों भरा था। सन 1962 में चीन से पराजय, नेहरू से मोहभंग, सन 1964 में नेहरू की मृत्यु, हिंदी कवि मुक्तिबोध की असमय त्रासद मृत्यु और कम्युनिस्ट आंदोलन में भी बंटवारा आदि मुख्य घटनाएं रही हैं। इसी के बाद देश में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीयता कमजोर हुई और लोहिया के समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। सन 1967 में 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी
यही वर्ष नक्सलवाड़ी विद्रोह और सशस्त्र आंदोलन का भी है। सन 1967 में जो हमारे सामाजिक जीवन में हलचल या उथल पुथल थी, उसका असर साहित्य और समाज पर पड़ना लाजिमी था। हिंदी कविता में एक पहले से चली आ रही प्रतिरोध की धारा जो कुंद पड़ रही थी, उस धारा को सन 67 के आसपास एक नई गति मिली। हिंदी में प्रतिरोध की धारा के कई पुराने नए कवियों को संजीवनी मिली और वे नए सिरे से नई चमक के साथ खिल उठे। पुराने प्रगतिशील और प्रगतिवादी आंदोलन से जुड़े कवियों में नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन, शमशेर एवं मुक्तिबोध की कविताई को नए बदलते समय और परिप्रेक्ष्य में नई अर्थवत्ता और प्रासंगिकता हासिल हुई। ये सभी पुरानी पीढ़ी के कवि हमारे काव्य नायक बने। इस माहौल में रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर, जो प्रारंभ में एक हद तक आधुनिकतावादियों के प्रभाव में थे या लोहिया के समाजवाद के प्रभाव में, वे भी प्रतिरोध की चेतना से दीपित होने लगे और हिंदी कविता के नायक बने। इनको नायकत्व का दर्जा नई पीढ़ी ने प्रदान किया। इस दौर में हिंदी कविता में जो प्रतिरोध की कविता लिखी जा रही थी, उसमें कुछ पुराने और नए कवि ऐसे थे जो सीधे नक्सल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। कुछ बिल्कुल शुरुआत कर रहे कवि थे जो सीधे उस आंदोलन से जुड़े थे या उसके ज्यादा प्रभाव में थे। जन संस्कृति मंच के चिंतक बुद्धिजीवी रामजी राय ने हिंदी के पुराने प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन को नक्सल मिजाज का कवि माना है और मुक्तिबोध को नक्सलबाड़ी का अवांगार्द कवि कहा है। वे अपने देश में पूरे नक्सल आंदोलन का केंद्रीय और शीर्ष कवि पंजाबी के कवि पास को मानते हैं। उनकी पहली कविता थी जो 1967 में छपी, जिस वर्ष नक्सलबाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ। नक्सलबाड़ी और पास का रिश्ता अभिन्न है। दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। नक्सलबाड़ी आंदोलन ने एक बार फिर कविता और साहित्य को गांव की तरफ मोड़ा था। पास गांव के गरीबों को लेकर शहर को घेरने की प्रवृत्ति के साथ कविता में आए थे। रामजी राय लिखते हैं, यह नई प्रवृत्ति पुरानी प्रगतिशील परंपरा में होते हुए भी उससे अलग और नई थी। हिंदी में 67 में पुराने प्रगतिशील कवि शील जी ने लिखा है कि बिचके बैल उलट गई गाड़ी, बिचके बैल उलट गई गाड़ी, प्रश्न पत्र है नक्सलबाड़ी। इस प्रश्न पत्र को सत्ता ने कभी हल करना नहीं चाहा, न तब न आज। शील जी कानपुर के थे और पुराने प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे, जनवादी आंदोलन से भी। इसी तरह जुगुप्सावादी कवि सलफ जी ने लिखा कि नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, सवाल दर सवाल है जवाब चाहिए। शील और सलफ नक्सल आंदोलन से सीधे नहीं जुड़े थे, पर वे इस आंदोलन की आंच और सत्यता को समझ रहे थे। वे इस आंदोलन को युग सत्य से जोड़कर देख रहे थे। ये कभी भी प्रतिरोध की जमीन पर कविताएं रच रहे थे। बहुत से ऐसे हमारे पुराने कवि थे जो सीधे नक्सल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, लेकिन उसके प्रभाव में थे और उसका ताप महसूस कर रहे थे। इन्हीं कवियों में शील भी थे, सलभ भी थे। हिंदी के कुछ नए युवा कवियों में सुदामा पांडेय धूमिल तब सन 67 के नक्सलबाड़ी आंदोलन के समय में मात्र 31 साल के थे।
उन्होंने नक्सलबाड़ी शीर्षक से एक कविता ही लिखी जिसमें वे समकालीनता को नए ढंग से जांचते परखते हैं। वे लिखते हैं, सहमत नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। स्पष्टतः धूमिल की कविता में समकालीनता एक मूल्य है जो असहमत और प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। मेरा भी मानना है कि समकालीन होना सिर्फ अपने समय में होना नहीं है। समकालीन होना, जैसा कि धूमिल कहते हैं, कि असहमत होना है, सत्ता से, व्यवस्था से और प्रतिरोध की चेतना से जुड़ना। समकालीनता को धूमिल एक मूल्य के रूप में अपनी कविता में स्थापित करते हैं। वे अपनी एक लंबी कविता पटकथा में नक्सलबाड़ी की चेतना को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है। एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। इन्हीं बहसों के बीच से समकालीन कविता का स्वरूप आकार लेता है। सन 1967 के बाद एक नई पीढ़ी आती है और 4-5 साल बाद एक दूसरी नई पीढ़ी आती है सन 1972-73 के आसपास। यह एक अलग अलग प्रसंग है। यह जो दूसरी पीढ़ी है उसका संबंध नक्सल आंदोलन से जुड़े कवियों से विच्छिन्न दिखता है। इस पीढ़ी ने सन 1974 का खिचड़ी विप्लव देखा और आपातकाल की तानाशाही का सामना भी किया। इनमें कुछ आपातकाल और तानाशाही के साथ भी खड़े थे। जैसा कि सबको पता है कि सीपीआई ने और प्रगतिशील लेखक संघ ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन भी किया था। नक्सल आंदोलन से सीधे प्रभावित नई पीढ़ी के कवियों और सन 1971-72 के बाद आए 8वें दशक के कवियों के मिजाज में एक बुनियादी फर्क को महसूस किया जा सकता है। इस 8वें दशक की पीढ़ी का प्रतिरोध सांस्थानिक और सत्ता पोषित लगता है। इसमें सहमतियां भी शामिल हैं और चुनी हुई चुप्पियां भी। मैं दोबारा इसको पढ़ना चाहूंगा कि इस 8वें दशक की पीढ़ी का प्रतिरोध सांस्थानिक और सत्ता पोषित लगता है। इसमें सहमतियां भी शामिल हैं और चुनी हुई चुप्पियां भी। इनमें फासिज्म के खिलाफ व्यापक लोकतांत्रिक मोर्चा के नाम पर लचीलापन इतना बढ़ा कि लचीलापन का असर ही जाता रहा। जैसे किसी पाजामे का रबर का नाड़ा लचीलापन के असर को खो देता है तो पाजामा बार बार कमर के नीचे सरकने लगता है। यह अचानक और यूं ही नहीं है। इनमें से ज्यादातर ने छोटे बड़े तमाम पुरस्कार बटोरे, साहित्य अकादमी के अवार्ड भी हासिल किए। बाद में इनमें से ही कई अवार्ड वापसी गैंग में भी शामिल हुए। इनके ही सम्मोहन में रहने वाली इनके बाद की पीढ़ी, जिन्हें 90 दशक में शुमार किया जाता है, अपनी स्वतंत्र पहचान गंवा बैठी। 8वें दशक के कुछ कवियों ने वाम लेखक संगठनों की आड़ में गिरोहों और गिरोहबाजी को जन्म दिया, जिसको कई लोग जमात कह रहे हैं कि भाई जमात का होना क्या बुरा है। निजी पसंद और राजनीति के आगे विचारधारा गौण हो गई। मैं भी एक अरसे तक इनके सम्मोहन में रहा। इस 8वें दशक के तमाम गिरोहों का अंततः विसर्जन या विलोपन होता है अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व में, उनकी रजा एकेडमी में। वे आजकल इन गिरोहों के अकेले सरदार और सर्वमान्य नेता हैं। जिस तरह शहर के सारे नाले अंततः एक बड़े परनाले में जाकर गिरते हैं, वैसे ही
गिरोह एक एक करके रजा एकेडमी में जाकर मिल जाते हैं। अशोक वाजपेयी लगातार अपनी बात कई मंचों से करते रहते हैं। उनकी चिंता बुर्जुआ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बचाने को लेकर है। इस तरह की विषम स्थितियां कुछ वामपंथी कवियों के लिए एक अवसर की तरह भी हैं। आज चीजें बहुत ही गड्ढमड हैं। आज के दौर में अब संविधान और सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई में वामपंथ और जनवाद कहीं बहुत पीछे छूट गया है। बहरहाल नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित हिंदी कवियों में धूमिल के अलावा वेणुगोपाल, कुमार विकल, कुमारेंद्र, पारसनाथ सिंह, वीरेन डंगवाल, आलोक धनवा, गोरख पांडेय, महेश्वर, ध्रुवदेव मिश्र, पाषाण आदि मुख्य हैं। वैसे इनमें महेश्वर की साहित्यिक स्वीकार्यता बहुत कम है। वे अपने संगठन में ही याद किए जाते हैं। इन बाकी कवियों में वीरेन डंगवाल, कुमार विकल, वेणुगोपाल और आलोक धनवा में केवल वीरेन डंगवाल ही अपने जीवन के आखिरी पलों तक हिंदी कविता की को अपना श्रेष्ठ सौंपते रहे। जो भी हो, यह नक्सल आंदोलन का ही प्रभाव था कि कविता में एक किस्म की बेबाकी, गुस्सा और सपाट बयानी दिखने लगी। कविता में सीधे सीधे जन संघर्षों और मुद्दों की बात होने लगी और गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और आदिवासियों के जल, जंगल व जमीन की बात, उनके हक हकूक की बात उठने लगी। जब नक्सलवादी का आंदोलन, जिसे बसंत का वज्रनाद कहा गया है, मुजफ्फरपुर के मुसहरी या भोजपुर के कवारी गांव में पहुंचा तो एक नारा हर तरफ गूंज रहा था, जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। यह नारा अपनी अपनी बोली और भाषा में बंगाल से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर तेलंगाना तक में गूंज रहा था। उन दिनों अपनी एक मशहूर कविता गोली दागो पोस्टर में उस समय के बहुचर्चित, बहुप्रशंसित कवि आलोक धनवा ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कुछ इस तरह से लिखा, जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस जमीन को मैं जोतता हूँ, जिस जमीन में बीज बोता हूँ और जिस जमीन से अन्न निकालकर मैं गोदामों तक ढोता हूँ, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को सुदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं। यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को, तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। यह एक नमूना है हिंदी कविता में, जिसका एक अंश पढ़कर के हमने प्रस्तुत किया। नक्सल आंदोलन से प्रभावित होकर सन 67 से सन 72 के भीतर कई युवा और नए कविता लिख रहे थे। वैसे उपरोक्त कवियों को ही इस धारा का प्रतिनिधि या प्रमुख कवि माना जाता है, जिनकी चर्चा की गई है या जिनका उल्लेख किया गया है। मेरा मानना है कि कविता का यह एक तरह से मूल स्वभाव है कि वह सिर्फ मनुष्य के शोक संताप को ही वहन नहीं करती है, बल्कि उसमें कवि का शाप, गुस्सा और उसका विक्षोभ भी समाहित होता है। इसे आदि कवि के पहले अनुष्टुप छंद में भी देखा जा सकता है। इसमें अन्याय और अपराध का प्रतिकार देखा जा सकता है। उस दौर में हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु या अन्य कई भाषाओं में कुछ कवियों ने कविता के माध्यम से क्रूर, अन्यायी और शातिर सत्ता से सीधे टक्कर लेते हुए अपनी बात को स्पष्ट तरीके से सामने रखने की कोशिश की। आगे चलकर इनमें कुछ कवि दमन, उत्पीड़न के शिकार बनाए गए और कुछ अब भी सत्ता के दमन का सामना कर रहे हैं। हिंदी में उस दौर के कवियों में आलोक धनवा अब जीवित बचे शायद अकेले कवि हैं। आलोक धनवा ने
अपने उत्तरवर्ती दौर में अपनी पुरानी कविता की जमीन को तोड़ने की कोशिश की है। ये मूलतः प्रेम और प्रतिरोध के कवि हैं। इधर मेरी जानकारी में उन्होंने कम कविताएं लिखी हैं, पर इससे उनके कवि व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। वे अपने दौर के एक अप्रतिम और बेमिसाल कवि हैं। हिंदी में आलोक धनवा के अतिरिक्त धूमिल, कुमार विकल, वेणुगोपाल, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, गोरख पांडे, महेश्वर, पंजाबी में पास, लाल सिंह बिल, अमरजीत चंदन, सुरजीत पाथर, बंगला में सरोज दत्त, नवारुण भट्टाचार्य, तेलुगु में चेराबंडा राजू, श्री श्री और वरवर राव आदि मुख्य कवि हैं इस धारा के। उस दौर में भोजपुरी और अन्य बोलियों में भी कुछ ऐसे गीत लिखे गए हैं जो मुक्तिकामी, परिवर्तनकामी और संघर्षशील जनता की जुबान पर रहते हैं। गोरख, रमता जी, दुर्गेश अकारी और विजेंद्र अनिल के गीतों को भूल पाना आसान नहीं है। उस दौर में गोरख का गीत हिलले झकझोर दुनिया अब भी लोग आते हैं। गोरख के ये गीत विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिए गए हैं। आज के दौर में नक्सल आंदोलन कई धाराओं में बढ़ चुका है। कभी इस पर रमेश उपाध्याय ने एक कहानी लिखी थी, डेल्टा। जो भी हो, नक्सलवाड़ी आंदोलन की आग अब भले बुझ चुकी हो और कुछ लोग उसके नाम पर हिंसा या अपने कारोबार या अपनी दुकानदारी में संलिप्त हों, लेकिन निरंतर हर नए दौर में कुछ कवियों में उस आग की चिंगारियों को या प्रतिरोध की चेतना को परिलक्षित किया जा सकता है। दरअसल अब नक्सलवाड़ी महज एक गांव का नाम भर नहीं रह गया है। यह प्रतिरोध और विरोध की चेतना का प्रतीक बन गया है। आज का दौर रचना और संस्कृति कर्मी के लिए एक चुनौती भरा दौर है। आज जो भी कवि, शायर हैं, लेखक हैं या बुद्धिजीवी हैं, जो ज्ञान या विवेक की तर्क सम्मत परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो सच्चाई का साथ देता है और झूठ, कपट या छल फरेब का प्रतिकार करता है, शासक वर्ग की निगाह में नक्सल है। जो व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जो वर्चस्वशाली या प्रभु वर्ग को ललकारता है, जो असहमत प्रकट करता है, वह अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाता है। इस वर्तमान दौर में जब स्थितियां बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं, बहुत सारे नए पुराने कवि प्रतिरोध की चेतना से लैस होकर लिख रहे हैं। इनमें दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, स्त्री समुदाय से ज्यादा कवि सामने हैं। इन्हें या इनकी रचनाशीलता को अक्सर अनदेखा किया जाता है। हिंदी कविता की तथाकथित मुख्य धारा में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह, जयप्रकाश करदम, सुदेश तनवर, मुसाफिर बैठा, असंग घोष, नामदेव, सूरज बड़त्या, कर्मानंद आर्य, नासिर अहमद सिकंदर, शहनशाह आलम, असलम हसन, अनवर सुहैल, निदा नवाज आदि की चर्चा नहीं होती है। रमा इसी तरह अदम गोंडवी का नाम नहीं लिया जाता है। अदम गोंडवी की गजलें जबकि लोगों की जुबान पर रहती हैं। रमाशंकर यादव विद्रोही को तो समकालीन कविता की तथाकथित मुख्य धारा में, जो अधिकांश कुलीनतावादी षड्यंत्र की गिरफ्त में है, कभी ही नहीं माना जाता है। ऐसे ही मुख्य धारा में लखनऊ के वरिष्ठ कवि, संस्कृत कर्मी कौशल किशोर या पटना के वरिष्ठ कवि रंजीत वर्मा के कवित्व या कवि कर्म को उनकी लगातार सक्रियता के बावजूद अलक्षित किया जाता है। कवि कौशल किशोर सन 1970 के आसपास से कविताएं लिख रहे हैं, तो रंजीत वर्मा सन 1980 के आसपास से कविता लिखना आरंभ करते हैं।
दोनों कवियों के दो दो या तीन तीन कविता संग्रह छप चुके हैं। कविता 16 मई 2014 के बाद जैसे अभियान से जुड़े अग्रणी कवि हैं दोनों। इनकी कविताओं में प्रतिरोध की चेतना की मुखर अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। यह एक विडंबनात्मक स्थिति है। लखनऊ के सीनियर कवि तो अपने उन परवर्ती कवियों कवयित्रियों का नाम ही जुबान पर लाते हैं जो उनके भक्त बन जाते हैं। वे साथी नहीं, भक्त या भक्ति नहीं तलाशते रहते हैं। अभी इधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जो फेसबुक लाइव में हिंदी कविता पर बातचीत चल रही है, जो विमर्श चल रहे हैं कई वामपंथी खेमों की ओर से, उनमें 90% से ज्यादा नाम सवर्ण कवियों के ही गिनाए जाते हैं। इसी तरह 9वें और 10वें दशकों के कुछ अच्छे कवियों में दिनकर कुमार, राजेश झरपुरे, जिनका अभी अवसान हो गया कोरोना काल में, महेश पुनेठा, हरे प्रकाश उपाध्याय, कुमार वीरेंद्र, आखिरी पैराग्राफ है, प्रभात या कुमार मुकुल की चर्चा नहीं की जाती है। कुछ गिने चुने नाम गिनाए जाते हैं। इनमें जातिवादी पूर्वाग्रह या दुराग्रह भी देखे जा सकते हैं। जो डिकास्ट या डिक्लास होने की बात करते हैं, उनमें विचारधारा के नाम पर जबरदस्त कपट भाव दिखाई देता है। वे विचारधारा की आड़ में कुलीनतावादी, जातिवादी या वर्चस्ववादी बने रहते हैं। आज जरूरत है इस दोहरेपन पर प्रहार करने की। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये कुलीनतावादी, अभिजनवादी कवि, कहानीकार प्रतिरोध को भी सजावट की तरह प्रस्तुत करते रहते हैं। इनमें वह त्वरा, बेचैनी या आग नहीं है जो दलित, आदिवासी या स्त्री कवियों में देखी और महसूस की जा सकती है। इन कवियों की यही आग, बेचैनी और त्वरा इन्हें नक्सलबाड़ी के प्रतिरोध की चेतना से जोड़ती है। और आखिर में आज जरूरत है कि हम हिंदी कविता की इस प्रतिरोध की धारा की अनदेखी न करें। जिस तरह आज बदले माहौल में मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद को साथ लेकर चलने की बात सारे वामपंथी कर रहे हैं, उसी तरह साहित्य में अस्मितामूलक विमर्शों के भीतर की प्रतिरोध की धारा पर जमीन को भी चिन्हने, पहचानने की जरूरत है। नक्सल चेतना और इन विमर्शों से उपजे साहित्य के भीतर एकता के सूत्रों की पड़ताल की जानी चाहिए। यह बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यभार है। तो मिथिलेश जी और कौशल जी, जो लेख मैंने तैयार किया था उसको मैंने सीधे पढ़ करके आप सबके सामने प्रस्तुत किया, और इसमें इसके अलावा और कुछ फिलहाल कहने की जरूरत नहीं महसूस करता। धन्यवाद चंद्रेश्वर जी। और आपने काफी श्रम से और काफी सुसंगत तरीके से अपनी बात रखी, और प्रतिरोध की चेतना की जहाँ तक बात है, हमें माने स्वाधीनता के बाद, बल्कि 1936 के बाद ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद जो कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील चेतना आती है और एक प्रगतिशील साहित्य की जो धारा का विकास होता है, स्वाधीनता के बाद किस तरह उसमें गतिरोध आता है, इस पर भी आपने बात की। और एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने आधुनिकतावादी जो धारा रही है नई कविता की, उसमें भी जो दो धाराओं के बीच का जो संघर्ष है, क्योंकि यही
मुझे लगता है कि हिंदी कविता की एक खासियत भी है, विशेषता है कि दो धाराओं का संघर्ष, चाहे वो कभी मध्यम रहा हो या कभी तीखा रहा हो, लेकिन ये संघर्ष रहा है। जैसे नई कविता में भी आप देखेंगे कि एक तरफ प्रयोगवाद तार सप्तक का है तो दूसरी तरफ मुक्तिबोध के रूप में। जी। और ये धारा, इस धारा का लगातार विकास होता गया है। और एक क्योंकि हमारी सामाजिक स्थितियां इस समय जिस तरह की हुई हैं, जिसमें सत्ता के द्वारा चीजों को अपने पक्ष में समायोजित करने की जो कोशिश हुई है, और जो अवसरवाद, संबंधवाद, व्यक्तिवाद, आत्मपरकता, उसी की अभिव्यक्तियां हैं जो आज के दौर में देखने में आती हैं। लेकिन इस सब के बाद भी सच्ची और निश्चल जो धारा है, प्रतिरोध की धारा है ना, आज भी है, आज भी लिखी जा रही है, कविताएं रची जा रही हैं और पहुंच भी रही है। और आप देखेंगे कि जो इधर के आंदोलन चले, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, माने सीए विरोधी आंदोलन रहा हो, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, इन आंदोलनों ने एक कविता को और साहित्य को, विचार को एक नई ऊर्जा दी है। और आप वहां पर भी एक पूरा एक मतलब बल्ली सिंह चीमा जैसे कवि लगातार वहां पर पढ़े हैं, सुरजीत पातर जैसे कवि, मतलब इस दौर में पंजाबी हो, हिंदी कविताएं पंजाबी में गई, पंजाबी कविताएं हिंदी में आई, बहुत सारे कविता की किताबें आई। और कोरोना के काल में भी देखिए कि कवियों ने अपनी भूमिका अदा की। कहते हैं ना कि इस संकट के समय कविता साथ खड़ी होती है। तो हमें लगता है कि भले ही इस विभाजन को, प्रतिरोध की कविता हो, या यह उस समय भी था 80 के दौर में भी, जब कविता की वापसी का अशोक वाजपेयी की तरफ से, पूर्वग्रह पत्रिका की ओर से, भारत भवन की ओर से इस तरह की कोशिश हुई। और यही 80 का दौर है जब गोरख पांडे और अदम चमारों की गली से कविता आती है, गोरख पांडे के भोजपुरी के गीत आते हैं, है ना, एक गिरदा जागर जैसी संस्था सामने आती है और गिरदा के गीत आते हैं उत्तराखंड। हाँ, तो मेरा है कि ये दो धाराओं का संघर्ष हमेशा से रहा है। और कभी वो, चाहे वो शिथिल पड़ रहा हो, मध्यम रहा हो, और कभी तीखा रहा हो। तो जरूरत इस बात की है, जैसे आपने अंत में भी कहा, कि इस धारा को कैसे मजबूत किया जाए, इस धारा को की अनदेखी न हो और साहित्य की मुख्य धारा के रूप में यह सामने आए। मैं समझता हूं कि आपका और ये जो बहस है, जो विचार है, विमर्श है, हम लोग चाहेंगे कि आगे भी यह विमर्श जारी रहे। मैं मिथिलेश जी से चाहूंगा कि वो अपनी भी टिप्पणी आज के विमर्श पर करें। वो और लिखावट से आप जुड़े और हम लोगों को बहुत खुशी है। और एक लिखावट, रचना और विचार का मंच है, कविता का मंच है, और इस साहित्य का क्षेत्र विचारधारा का भी क्षेत्र है। तो इस वैचारिक संघर्ष को साहित्य के क्षेत्र में बढ़ाने का भी मंच है लिखावट। तो मैं मिथिलेश जी से भी चाहूंगा कि अपनी बात रखते हुए इस कार्यक्रम का समापन भी करूं, है ना। धन्यवाद कौशल जी। वो नक्सलबाड़ी के बाद जो हमारी ऊर्जा देने वाली जो आंदोलनें हमारे सामने आई हैं, आप ठीक ही कह रहे थे, शाहीन बाग और किसानों का संघर्ष हमारे सामने आया है, और हम सचमुच उन चीजों से अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं।
और नक्सलबाड़ी की बात आई तो उस समय नक्सलबाड़ी को लेकर, तब मैं कॉलेज में था, एक गहमा गहमी रहती थी। और नक्सलबाड़ी आंदोलन ने बहुत सारे मेधावी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया था। हम तो सिर्फ कवियों की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम डिसिप्लिन के लोग उस तरफ आकृष्ट हुए थे, आकर्षित हुए थे और उसमें गए भी थे। कई लोगों का तो बाद में पता ही नहीं चला और वो उसी में रमे रह गए होंगे, ऐसा हमने उस समय सोचा था। कवियों ने, लेखकों ने नक्सलबाड़ी से प्रेरणा ग्रहण की और कविता की प्रतिरोध की आवाज को बहुत संबल दिया। और वही चीज जब शाहीन बाग का आंदोलन, जो कि एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कानून को वापस लेने की मांग के साथ वो आंदोलन खड़ा हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें भी जो 3 कानून थे अलोकतांत्रिक थे, गैर संवैधानिक थे, अमानवीय थे और किसानों के हितों के खिलाफ थे। और जिस तरह से किसान आंदोलन ने इस हिंदूवादी सरकार को झुकाया, मैं उसे झुकाना तो नहीं कहूंगा, लेकिन विवश कर दिया कि आप तीनों कानून वापस लें। तो ये ऊर्जा वहां से जो चली आ रही है। ठीक कहा आपने, पास एक विभाष वर्मा ने एक किताब भी लिखी है, बलवंत कौर ने, जो मैंने अभी पढ़ा और उसको पढ़ के किसान आंदोलन की ऊर्जा को और अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो चंद्रेश्वर जी का यह आलेख हमें हमारे अंदर उस प्रतिरोध को जगाता है। वह बतलाता है कि किस तरह से प्रतिरोध जरूरी है इस समाज को बचाए रखने के लिए, लोगों के हकों को बचाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए। तो इस नजरिए से देखें तो चंद्रेश्वर जी का यह आलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने उनको कहा था कि और विस्तार दें, शायद वो आगे और इस विषय को बढ़ाएं, क्योंकि उस समय का पूरा एक इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, जो यत्र तत्र तो मिलता ही है, लेकिन वो इसको बढ़ाएंगे इस उम्मीद के साथ मैं आपका, कौशल जी आपका, चंद्रेश्वर जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यह एक जरूरी चीज आज हम लोगों ने ऑनलाइन रखा और ये पूरा प्रोग्राम YouTube पर भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं लिखावट के किसी और प्रोग्राम में जल्दी ही। नमस्कार। नमस्कार मित्र। धन्यवाद।